हेलो देयर, वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम ब्लेक की कविता द सिक रोज को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। विलियम ब्लेक, जिनका जन्म 1757 और देहांत 1827 में हुआ, यानी इनका जो लाइफ टाइम था वो 70 ईयर्स के अराउंड था। वो एक पेंटर और पोएट थे। वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज जैसे पोएट्स के कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन ब्लेक एक बहुत डिफरेंट तरह के पोएट हैं जो कि किसी ग्रुप या मूवमेंट्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज को रोमांटिसिज्म के संग जोड़ लिया जाता है, लेकिन ब्लेक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने लाइफ टाइम के दौरान ब्लेक का वर्क एज अ पोएट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट या फिर पहचाना नहीं गया था। ब्लेक की जो पॉलिटिक्स थी, यानी पॉलिटिकल चीज़ों पे, डेवलपमेंट्स पे जो उनके विचार थे वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे और उनके खुद के टाइम से बहुत आगे के विचार रखते थे वो। और ब्लेक की कई पोएम्स क्रिश्चियनिटी और रिलीजियस थीम से इंस्पायर्ड होती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ब्लेक को बचपन से ही अलग अलग तरह के डिवाइन और जादुई मैजिकल विजन्स दिखते थे। जैसे कि एक बार उन्होंने एंजल्स को, यानी फरिश्तों को, एक ट्री पर देखा था। एक पर्टिकुलरली और प्योरली लंदन से ही बिलोंग करते थे। एक जिस वर्क्स के लिए मशहूर हैं एज अ पोइट, वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोनों ही कंपेनियन पोएम्स के कलेक्शन हैं और 1789 और 1794 में पब्लिश हुए। ब्लेक अपनी पोएम्स के साथ पेंटिंग्स भी छापते थे, खुद की बनाई हुई। ब्लेक की जो पर्टिकुलर पोएम्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, उनमें द टाइगर, द लैम्ब, लंदन, द चिमनी स्वीपर और द लिटिल ब्लैक बॉय आते हैं। इस पोएम को भी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश किया गया था। और इस पोएम में एक रोज़ की बात होती है जिसे एक वॉर्म ने ख़राब कर दिया है और वो रोज़ बीमार पड़ गया इसके चलते। ये पोएम विजुअल इमेजरी को यूज़ करती है अपना आइडिया कन्वे करने के लिए। ये पोएम बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 स्टैंजास हैं जो कि दोनों ही 4 लाइंस के हैं, यानी केवल 8 लाइंस की ये पोएम है। इस पोएम की राइम स्कीम ABCB है और इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा लेयर्ड मीनिंग्स के कई लेयर्स हैं इसके ऊपर, ऐसा कहा जाता है इस पोएम के बारे में। और ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है क्योंकि ये पोएम बड़ी छोटी सी है, बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन है नहीं। ये शॉर्ट पोएम है जिसमें कि फुल स्टॉप्स और कॉलन्स का यूज़ है। फुल स्टॉप हम जानते हैं, छोटा सा डॉट होता है सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, और कॉलन्स जो होते हैं वो वर्टिकली 2 डॉट्स लगे होते हैं ऊपर और नीचे, उनका यूज़ है। पोएम की पहली ही लाइन में एक फुल स्टॉप है, यानी पूरी वो एक लाइन है एक मीनिंग के साथ। जो कॉलन है वो डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का और इलेबोरेट जब करते हैं किसी टॉपिक को, उससे पहले यूज़ होता है, जो कि आपको पोएम पढ़ते में समझ में आएगा। ये पोएम रन ऑन लाइंस का यूज़ करती है, यानी कि लाइंस आपस में मीनिंग वाइज कनेक्टेड हैं। कि एक लाइन लिखी हुई है पोएम में तो वो एक लाइन लग रही है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अगली लाइन में भी कैरी हो रहा है। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ओ रोज़ thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm। पोएट इन लाइन्स में कह रहे हैं रोज़ से, यानी एक गुलाब से, कि ओ रोज़ thou art sick, कि ओ रोज़, ओ गुलाब, तुम सिक हो। thou art का मतलब है you are, यानी कि ओल्ड इंग्लिश है ये। तो वो रोज़ से कहते हैं कि तुम सिक हो, बीमार हो। दी इनविजिबल वॉर्म, जो कि एक वॉर्म है, एक कीड़ा है जो कि इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा। दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो कि रात में उड़ता है। इन द हाउलिंग स्टॉर्म, जो कि एक स्टॉर्म चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है। हाउलिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है, उसमें रात में वो वॉर्म यानी कीड़ा उड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। हैज़ फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्जन जॉय and his dark secret love does thy life destroy। लाइन्स को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एक रोज़ और वर्म को डिस्क्राइब करते हैं। अब वो इस स्टैंजा में बताते हैं कि क्या हो रहा है, एक रोज़ और वर्म के मिलने से क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उस वर्म ने तुम्हारा बेड, जो रोज़ का जो सरफेस होता है उसे बेड कहते हैं, उसे ढूंढ लिया है। ऑफ क्रिम्सन जॉय, और क्योंकि रोज़ बहुत सुंदर है, रोज़ बड़ा खुशी देने वाला है,
और क्रिम्जन यानी रेड है। तो जो रोज़ का बेड है उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्रिम्जन जॉय से बना हुआ है, लाल कलर का जॉय रोज़ पर है। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय। और पोएट लास्ट लाइन्स में कहते हैं कि जो वॉर्म का डार्क यानी अंधेरा, सीक्रेट यानी गुप्त, लव जो उसका प्यार है जो कि अंधेरा है, बहुत सीक्रेट है, गुप्त है, वो तुम्हारी लाइफ, डाई मतलब योर, जो रोज़ की लाइफ है, रोज़ की ज़िंदगी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है। तो सरफेस लेवल जो मीनिंग है हमने इस पोएम का कि ये कह क्या रहे हैं पोएट, वो तो हमने जान लिया। लेकिन ये पोएम इतनी छोटी होने के बावजूद भी कई क्रिटिक्स और रीडर्स द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे कठिन और एम्बिगुअस, अनक्लियर पोएम कही जाती है, क्योंकि इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। ये पोएम पढ़कर हम सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, एक रोज़ की बात है जिसे एक वॉर्म स्पॉइल कर रहा है, ख़राब कर रहा है, और उसकी वजह से रोज़ सिक है यानी बीमार है। इतनी सिंपल सी ही तो बात है। लेकिन अगर हम इस पोएम के सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल मीनिंग्स को देखें तो ये समझ में आ सकता है कि पोएम काफ़ी लेयर्ड है। सबसे पहला मीनिंग जो दिमाग में आता है वो ये कि ब्लेक इस पोएम के थ्रू दिखाते हैं कि नेचर में आने वाली जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे कि रोज़ जो कि अल्टीमेट सिंबल है ब्यूटी का, अर्थली ब्यूटी का, वो भी तुरंत एक वॉर्म के द्वारा ख़राब कर दिया जाता है। यानी जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनका टाइम पीरियड बहुत कम है इस दुनिया में, और उन्हें कभी भी कोई भी ख़राब कर सकता है, और नेचर ही नेचर को तबाह कर देती है, क्योंकि वॉर्म भी एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल क्रिएचर है जो रोज़ को ख़राब कर देता है। इनोसेंस जो कि रोज़ जिसको सिंबलाइज कर रहा है, और डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन, दोनों ही बहुत नेचुरल चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे पे कभी ना कभी भारी पड़ती रहती हैं। दूसरा पॉइंट है इस पोएम के बारे में कि लॉस ऑफ इनोसेंस। हम अपनी लाइफ साइकिल को देखें तो पाएंगे कि लाइफ इनोसेंस के चले जाने का ही नाम है। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तब हमें चलना भी नहीं आता, लेकिन जब हम चलना सीखते हैं तो हम ये डिस्कवर करते हैं कि हम चलते चलते गिर भी सकते हैं। तो एक जो इनोसेंस है जो कि नॉलेज से चली जाती है धीरे धीरे कर कर, वो दिखाई गई है। जैसे कि हमारी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है हम उतने मासूम नहीं रहते। हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है ये जानना कि चलते चलते गिर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्योर एक ब्रेन होता है चाइल्ड का, वो स्पॉइल होते चला जाता है। जैसे कि वो रोज़ वॉर्म के द्वारा स्पॉइल होता चला गया, उसकी इनोसेंस चली गई, जैसे हमारी खुद की इनोसेंस धीरे धीरे चली जाती है। लाइफ में जितनी बार हम कुछ सीखते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेते हैं, वैसे ही हमारी इनोसेंस, हमारा भोलापन, मासूमियत चली जाती है। और ब्लेक के कलेक्शन का भी नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कॉन्ट्रास्ट भी इस पोएम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर पोएम में ब्लेक कहीं भी कमेंट नहीं कर रहे हैं कि वो रोज़ का सिक हो जाना अच्छी बात है, बुरी बात है, वो वॉर्म बुरा है कि अच्छा है। बस वो बता रहे हैं कि चीज़ों का और ह्यूमन रेस का नेचर और फेट यही है कि अपनी इनोसेंस को धीरे धीरे खो देना। इग्नोरेंस ही इनोसेंस है। साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि विलियम ब्लेक जिस टाइम में लिख रहे थे उस टाइम पे वो सेक्सुअल लिबरेशन के यानी सेक्सुअलिटी को ढंग से उस पर बात करे जाने के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और उस टाइम उनको बहुत अजीब, पागल समझा जाता था उनके इस टाइप के व्यूज़ की वजह से। और इस पोएम में भी अगर हम कनेक्ट करके देखें तो वो चीज़ दिखती है। रोज़ जो है वो अल्टीमेट सिंबल समझा जाता है फेमिनिन ब्यूटी का और फेमिनिनिटी का। तो उसे एक वॉर्म है जो कि स्पॉइल कर रहा है, यानी कोई मेल फिगर है जो कि फेमिनिन जो ब्यूटी है उसको स्पॉइल कर रहा है। अब स्पॉइलिंग से यहाँ पे मतलब है सेक्सुअल एनकाउंटर, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। और यहाँ पे ये भी मतलब है कि क्योंकि सब चीज़ें बड़े सीक्रेट में हो रही हैं, डार्क बोला है उसको, इनविजिबल बोला है, सीक्रेट वर्ड का भी यूज़ है, वो उन चीज़ों को लेके ओपननेस नहीं है, वो सेक्सुअलिटी का ढंग से डिस्प्ले नहीं है लोगों में, शर्म है, शेम है।
और बेड वर्ड का यूज़ है एक डबल मीनिंग वर्ड की तरह, क्योंकि रोज़ के सरफेस को भी बेड बोलते हैं और जो बेड है वो सेक्सुअल डिज़ायर से भी कनेक्टेड एक टर्म है। वजह से जो रोज़ है उसकी ब्यूटी और जो उसकी लाइफ है वो स्पॉइल हो रही है, वो सिक लग रहा है, रोज़ बीमार लग रहा है इस सब की वजह से। तो इस पोएम के थीम्स को हम डिवास्टेशन, डेथ, इनोसेंस, सेक्सुअल डिज़ायर, ब्यूटी और टेम्पररीनेस से भी जोड़ सकते हैं। तो ये थी विलियम ब्लेक की छोटी मगर बहुत ज़्यादा डीप पोएम द सिक रोज़। अगर आपको इस वीडियो से उसे समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मंडे टू फ्राइडे आने वाली लिटरेरी अपडेट से टच में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर अपना फीडबैक बताएं और आगे मैं कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो बना सकती हूँ वो भी बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, and most importantly, take care of your family, friends and yourself.